तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 4। और मैं जितना बता रहा हूँ सारा का सारा इम्पोर्टेंट तो है ही। दूसरा कि अगर आप इतना याद कर लेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इससे बाहर और बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा किताब से पढ़ रहे हैं, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो कहाँ से बाहर से पूछेंगे? पूरा किताब से है। एनसीईआरटी का जो किताब है उसके अकॉर्डिंग आंसर दिए गए हैं और क्वेश्चन भी उसका आंसर उसके हिसाब से ही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए, सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, क्या एक सेकंड इसको नीचे कर देता हूँ। सबसे पहला बोला जा रहा है कि अनुदान क्या होता है। अनुदान क्या होता है, आप चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अनुदान क्या होता है, तो उत्तर में लिखना है कि अनुदान वह आर्थिक सहायता है जो राज्य शासन अधिकारियों संस्था आदि की ओर से विशेष कार्य के लिए व्यक्ति या संस्था को दी जाती है। यानी एक विशेष कार्य, जैसे कि मैं एक काम कर रहा हूँ तो मेरे को एक विशेष काम के लिए अगर चुना गया है तो उसे क्या कहते हैं? अनुदान, आर्थिक सहायता कहते हैं। ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, आप लोग तो खुद ही जानते हैं इसका आंसर। नहीं जानते तो याद कीजिए। आगे बोला जा रहा है कि भारत में कहीं दो व्यावसायिक संवर्गों का उल्लेख करें। तो चलिए इसका उल्लेख करते हैं। उल्लेख में दिया गया है, उत्तर में लिखना है कि दो व्यावसायिक संवर्गों के निम्नलिखित उल्लेख है। ठीक है, संवर्ग एक नंबर में लिखना कि प्राथमिक व्यवसाय। ठीक है, इनके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुपालन एवं दूध। ठीक है, दूध होना चाहिए, दूध उत्पादन, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, मतलब इस तरीक़ा से पहला में आते हैं। काटना एवं कृषि खनन कार्य के सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। और थोड़ा सा पहला नंबर और भी है, यह प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग लाल डॉलर, क्या बोला जाए, लाल डॉलर श्रमिक कहते हैं, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र से घर बाहर होता है। क्षेत्र घर से बाहर होता है। ठीक है, घर से बाहर होता है इसका कार्य। आगे पूछ रहा है क्या, द्वितीयक व्यवसाय क्या है। द्वितीयक व्यवसाय में द्वितीयक गतिविधियों के प्राकृतिक में पाए जाने वाले उच्च, ठीक है, कच्चे माल, प्राकृतिक में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदल कर उसे मूल्यवान बना देते हैं। जैसे कपास से वस्त्र, कपास तो जानते हैं, कपास से वस्त्र, गन्ना से चीनी बनता है, और लोह-अयस्क से इस्पात बनता है, लकड़ी से फर्नीचर, जैसे घर में टेबल पलंग जो बनाते हैं इत्यादि। द्वितीय व्यवसाय में इस प्रकार द्वितीय क्रियाकलापों में मतलब ये सब आते हैं, किसमें? द्वितीय में आते हैं, नहीं दूसरा में आते हैं। ठीक है, ये सब निर्माण होता है। चलिए, मतलब ऐसे आप समझ में आया ना। मछली पकड़ना वो सब तो पहला में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा में लकड़ी से, यानी कि जैसे कच्चे माल से उसको एक नया एक रूप देना और अच्छे उसका कीमत मुनाफा कमाना। ठीक है, जैसे लकड़ी से फर्नीचर और लोह-अयस्क से इस्पात। ठीक है, चलिए 63 नंबर में देखते हैं। 63 नंबर में क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। चलिए वर्गीकृत करते हैं। उत्तर में लेना कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों, ठीक है, उद्योगों के निम्नलिखित 4 वर्ग हैं। कितना वर्ग है? पहला नंबर तो 4 वर्ग आपको देना है। तो चलते 4 वर्ग देखते हैं कौन कौन से। पहला में हो जाएगा सार्वजनिक, मतलब सरकारी। ठीक है, निजी मतलब अपना खुद का कार्य भी होता है, और सहकारी यानी कि साथ में अपना कुछ और सरकार का, उसे कहते हैं सहकारी। और संयुक्त मतलब सब मिला जुला कर। ठीक है, तो ये इतना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 64 नंबर में देखते हैं। 64 में बोला जा रहा है क्या, प्रशासनिक। ठीक है, प्रशासनिक नगर क्या है, इसका उपयुक्त उदाहरण दे। ठीक है, इसका उपयुक्त उदाहरण देने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं। उत्तर में लिखना है कि राष्ट्रीय तथा राज्यों के राजधानियों जहाँ केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार के प्राथमिक, ठीक है, प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक है, प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। उसने क्या कहते हैं? प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे नई दिल्ली भारत के, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया, और क्या बोला जा रहा है, बीजिंग चीन इत्यादि राज्यों में प्रशासनिक कार्यों वाले नगर होते हैं। जैसे पटना से बिहार, चेन्नई तमिलनाडु इत्यादि। ठीक है, ये सब को याद कर लेना अपने हिसाब से आप। और बोला जा रहा है कि सुरक्षा नगर को 2 उपयुक्त उदाहरण के साथ परिभाषित करें। चलिए परिभाषित करते हैं। पहला में जाएगा किसी
किसी देश का सुरक्षा के लिए व्यवसाय, ठीक है, बसाए गए नगर को सुरक्षा नगर कहते हैं। इसमें फौजी छावनी, नौसेना केंद्र, सैनिक अड्डे या युद्ध पोतों के लिए विशिष्ट बंदरगाह या गोदी, ठीक है, गोदी इत्यादि सम्मिलित है। मतलब जहाँ पे पुलिस रहते हैं, आर्मी रहते हैं, जहाँ सुरक्षा होता है उसे सुरक्षा नगर कहते हैं। और इसमें आगे और भी पढ़ सकते हैं आप, अलंबा छावनी नगर है और कोच्चि नौसेना केंद्र है। मतलब आप समझ गए ना, जहाँ पे सुरक्षा करेगा पुलिस आर्मी तो वहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका नाम से तो पता चल रहा है ना। सुरक्षा नगर को दो उपयुक्त उदाहरण दे के समझाए, ठीक है। चलिए 66 नंबर में देखते हैं आप, किसी नगर के संकुल की पहचान किस प्रकार की जाती है? किस प्रकार की जाती है? उत्तर में देखना क्या, नगरीय संकुल समूह सतत नगरीय फैलाव होता है। यह बहुसंख्यक महानगर या वृहद नगर के रूप में विकसित होता है, जिनकी जनसंख्या क्रमशः 10 लाख से 50 लाख और 50 लाख से अधिक होता है। और बोला जा रहा है इसमें किसी एक नगर किसी एक के रूप में सकती है, किसी एक रूप में हो सकती है। जैसे का नंबर हो जाएगा एक नगर तथा जो उसका संकलन नगरीय बहिर्वाद, ठीक है। चलिए और ख नंबर में लिख देना आपको क्या, बहिर्वाद के सहित या रहित दो अलावा अथवा अधिक संस्पर्शी नगर। और ग नंबर में लिखना है कि एक या अधिकांश संकलन नगरों के बहिर्वाद ऐसे युक्त एक संस्पर्शी, और क्या बोला जाए, संस्पर्शी प्रसार नगर या निर्माण है, ठीक है। बस इतना ही है, थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। आगे पूछ रहा है क्या, ठीक है, अलोह धातुओं के नाम बताइए और उनके स्थानिक वितरण के चर्चा करें। लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर में लेना कि अलोह धातु की जिनके लोह का अंश नहीं होता, जैसे बॉक्साइट, तांबा, सोना, चांदी, जस्ता, ठीक है, इत्यादि। इनमें बॉक्साइट और तांबे के निरपेक्ष भारत में महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। उड़ीसा बॉक्साइट, ठीक है, उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पाद है, जहाँ काला हंडी और संबलपुर अग्रणी क्षेत्र में, ठीक है, अग्रणी क्षेत्र में बोलनगिर और कोरापुट अन्य क्षेत्र है। इनके अतिरिक्त झारखंड के लोह, क्या बोला जा रहा, रदगा और पलामू, ठीक है, पलामू, गुजरात के भावनगर और जामनगर, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पठार, मध्य प्रदेश में करंटी, जबलपुर और बालाघाट, और महाराष्ट्र के कोलाबा, थाने, कटनी, जबलपुर और बालाघाट, और महाराष्ट्र के कोबाला, ठीक है, कोबाला, थाने के रत्नगिरी, ठीक है, रत्नागिरी, सतारा, पुणे तथा कोल्हापुर। चलिए कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक है। तांबा निरपेक्ष मुख्य झारखंड के सिंहभूम, ठीक है, सिंहभूम, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू एवं अलवर जिलों में पाए जाते हैं। तांबा एक बहुत ही उपयोगी खनिज है, जिसका विद्युत उपकरण, विद्युत की मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर इत्यादि बनाने में इसका काम में लिया जाता है। वैसे तो एल्युमिनियम का भी यूज होता है, लेकिन बेहतर होता है तांबा, कॉपर, ठीक है जी। क्या बोला, जीवन पर्वतीय, प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार, इसको हटाता हूँ, प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट करने को बोल रहा है किसमें, पिछले निवासी के अनुसार, ठीक है, प्रवासी में अंतर, जीवन के पर्यक्त प्रवासी में, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि भारत में, क्या बोला जा रहा है, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। अ नंबर में लिखना क्या है, जन्म का स्थान और निवास का स्थान
ठीक है, इसमें जन्म का स्थान और वन मतलब कि निवास का स्थान इत्यादि। जन्म स्थान गणना के स्थान से विभिन्न होता है। इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना गया है। यदि निवासी का पिछला स्थान गणना के स्थान से विभिन्न होता है तो इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 30.7 करोड़ 30% प्रवासी अपने जन्म के स्थान से अलग रहे थे, जबकि 31.5 करोड़ 31% अपने पिछले निवास स्थान से अलग रहे थे। इसमें अंतर हो गया, याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बोला जा रहा है कि मानव विकास के सूचकांक को विकसित करने वाले चारों के नाम बताइए। चारों का नाम लिखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। उत्तर में लिखना है कि मानव विकास के सूचकांक को विकसित करने वाले चारों के राष्ट्रीय आय, पूंजी निर्माण दर, लोगों के आर्थिक कल्याण और रहन सहन का स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और शक्तिकरण इत्यादि मुख्य बस इतना ही है, याद कर लेना। अच्छी क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं। वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। आइए देखते हैं। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में है, ठीक है, परिवर्तन और इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष है, जो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, जबकि विकास का अर्थ तो गुणात्मक परिवर्तन है, जो सदैव धनात्मक और मूल्य अपेक्षा होता है। अच्छी है। आगे बोला जा रहा है उत्तरी भारत में अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों को 2 कारण बताइए। 2 कारण बताना। कितने कारण? 2 कारण। आइए देखते हैं। उत्तर में लेना कि उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्नलिखित 2 महत्वपूर्ण कारण है। चलिए देखते हैं 2 महत्वपूर्ण क्या क्या कारण है। क नंबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। यह व्यक्ति की सतत स्वास्थ्य और यथोचित उत्पादक जीवन की जीने के लिए आवश्यक जरूरतों की संतुष्ट न कर पाने की असमर्थ, ठीक है, को प्रतिबिंबित करती है। उड़ीसा और बिहार की 40% से अधिक, मध्य प्रदेश, सिक्किम, क्या बोला जा रहा है? सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। कितने प्रतिशत? 30% गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है। इन सभी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय और उपभोग पर खर्च राष्ट्रीय औसत की काफ़ी कम है, अतः इन राज्यों में मानव विकास का स्तर निम्न है। ख नंबर में लिखना क्या? ठीक है, साक्षरता का निम्न स्तर। साक्षरता मतलब होता है पढ़ा लिखा, निम्न होता है कि नीचे, स्तर मतलब होता है उसका देखना क्या आकार, आगे ऊपर है कि नीचे है। विकास का मुक्ति और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर जाता है। उत्तरी भारत के अधिकांश राज्यों में साक्षरता का स्तर निम्न है। उदाहरण के स्वरूप बिहार में केवल 47%, अरुणाचल प्रदेश में 54%, जम्मू और कश्मीर में 54%, और 46 नहीं बोलना, पॉइंट के बाद मतलब एक बोला जाता है, जैसे 4-6%। झारखंड में 54.13% व्यक्ति ही साक्षर है। इन सभी राज्यों में स्त्रियों साक्षरता तो सभी निम्न है, अतः इन राज्यों में मानव विकास का स्तर निम्न है। निम्न मतलब कम, ठीक है। भारत में घटने वाले लिंगानुपात के कोई 2 कारण का उल्लेख करें। उत्तर में भारत में घटते लिंगानुपात के निम्नलिखित 2 कारण है। 2 कारण देखते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण, भारत के स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पुरुष जन्म लेते हैं, यानी कि स्त्री की अपेक्षा
जन्म लेते हैं। भारतीय परिवार पुरुष प्रधान है, जिसमें स्त्रियों का स्थान गुण रह जाता है। तिरस्कार के कारण शैशव, ठीक है, शैशव काल में स्त्री मृत्यु दर अधिक, बाल विवाह के कारण प्रसव के समय भी बहुत स्त्रियों की मृत्यु हो जाती थी। अतीत काल में स्त्री शिशुओं की हत्या की प्रथा का महामारियों में स्त्री की भी अधिक मृत्यु के कारण लिंगानुपात की भी कमी हो जाती थी। मतलब स्त्री कैसे मरते थे, देखिए पहले नंबर तो उसका यानी शिशु मतलब छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते तो उसमें भी बहुत सारा मौत होते हैं, और स्त्री का मरने का बहुत ही ज़्यादा कारण है। अभी तो कम हो गया, लेकिन पहले के ज़माने में बहुत मरते थे, क्योंकि उस समय इतना सुविधा नहीं था। ठीक है, और भी देख सकते हैं इसमें ख नंबर में हो जाएगा लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधि। इस वैज्ञानिक विधि के आने के बाद कन्या भ्रूण की हत्या तेजी से हो रही है। समाज में दहेज आदि, मतलब आप ऐसे समझिए, छोड़िए इसको बात। देखिए जब पहले तो नहीं था डॉक्टर, तो पहले स्त्री का मौत तो होते थे, ठीक है, इसके कारण, क्योंकि उसमें उतना सुविधा नहीं थे। उसके बाद जैसे वैज्ञानिक आ गए तो उसके बाद फिर भी हत्या होने लगी। जैसे कि पहले मतलब अगर जैसे पेट में है बच्चा, उसके बाद देखते हैं कि पहले देख लेते हैं कैमरा में, कैमरा नहीं, एक अजीब तरीका का मशीन होता है, उसमें देख लेता है कि हाँ बेटी है या बेटा है। अगर बेटी रहता है तो उसको मार दिया जाता है कोख में ही, और बेटा रहता है तो उसको रख लेता है। इसके कारण कभी स्त्री को कम होना कारण माना जाता है। ठीक है, अब अपने से लिख सकते हैं सब, ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है। आगे पूछ रहा है कि भारत की जनसंख्या की प्रमुख जनांकीय विशेषताओं को कौन सी है। आइए देखते हैं। भारत की जनसंख्या के प्रमुख जनांकीय विशेषताओं की निम्नलिखित है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में क्या है। निम्नलिखित में कि आय की संरचना से तो तात्पर्य कि आयु के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकृत किया गया है। भारत में 2001 ईस्वी में 10 से 19 वर्ष की आयु वाले किशोर का प्रतिशत बहुत अधिक 22% है। लिंग अनुपात यानी लिंग सेक्स, ठीक है, इसके अंतर्गत स्त्री की पुरुष का अनुपात का अध्ययन होता है, और इसे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, अभी भी हम लोग पढ़े थे एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, संख्या में व्यक्त किया जाता है कि भारत में पुरुषों की जनसंख्या सबसे अधिक है। 2001 के लिंग अनुपात 933 प्रति हजार में, ठीक है, मतलब 2001 में लिंग अनुपात 933 प्रति हजार में। और 3 नंबर में लिख देना क्या, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या विकास स्थान का आधार पर भारत की 77.2% जनसंख्या ग्रामीण और 27.8% जनसंख्या नगर में है। ठीक है, 2001 के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। और पूछ रहा है क्या, कार्यरत और श्रमिक, ठीक है, आश्रित आकर्षित जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या लाभकारी कार्यों के संकलन है तथा विशेष एक्सर जनसंख्या आश्रित है, ठीक है, आश्रित है। चलिए आगे क्या पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है। ठीक है, इसमें श्रम ऊंची क्यों है, ऐसे बोल सकते हैं, सहभागिता क्यों ऊंची क्यों है। आगे देखिए इसका आंसर देखिए। आंसर में बोला जा रहा है कि भारत के विभिन्न राज्यों के श्रम सहभागिता दर विभिन्नताओं की पाई जाती है। जिन राज्यों में खेती पर आश्रित श्रमिकों की जनसंख्या अधिक है, उनमें श्रम मतलब मजदूर होता है, ठीक है, सहभागिता अधिक है, क्योंकि आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में निर्वाह अलावा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। श्रमिकों को अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले राज्यों में मिजोरम,
53% हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में 49% और छत्तीसगढ़ में भी 49% और 47% आंध्र प्रदेश और 46% कर्नाटक और इत्यादि दूसरे और दिल्ली में 33%। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 33%, बिहार में 34%, लक्षद्वीप में 25% और केरल में 32% श्रम और सहभागिता दर अति निम्न। ठीक है, अति निम्न है। ये सब याद रखना प्रतिशत, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और आगे पूछ रहा है क्या, पुरुष स्त्री वर्णात्मक प्रभाव के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। देखिए, पुरुषों और स्त्रियों के लिए प्रभाव के कारण निम्न, ठीक है, विभिन्न काम, आम तौर पर काम और रोजगार पुरुष प्रभाव के मुख्य कारण 38% रहते हैं, जबकि यही कारण 3% स्त्रियों के लिए विपरीत है और 65% स्त्रियों का प्रभाव विवाह के कारण होता है। और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। केवल 2% पुरुष प्रभाव विवाह के कारण होता है। मेघालय इसका उपवाद जहां विवाह के कारण पुरुष प्रभाव करता है, यानी पुरुष प्रभाव करता है इसलिए कि काम के लिए, मतलब बिहार से अगर दिल्ली जा रहे हैं तो काम के लिए जा रहे हैं, और स्त्री विवाह के लिए बस प्रभाव होते हैं। प्रभाव मतलब एक जगह से दूसरे जगह ना, माइग्रेशन, आप समझ सकते हैं, हिजरत। ठीक है, तो स्त्री सिर्फ विवाह के लिए हिजरत होते हैं, यानी कि प्रवाह करते हैं, और पुरुष काम के लिए। आगे बोला जा रहा है, उत्तम और गंतव्य स्थान की आयु के निम्न एवं लिंग संरचना का ग्रामीण नगरीय प्रवाह का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं। ग्रामीण नगर, क्या बोला जा रहा है, ग्रामीण नगर प्रवाह के नगरों में जनसंख्या में वृद्धि होती है और देश की जनसंख्या का पूर्ण वितरण, ठीक है, पूर्ण वितरण होता है। इनके उद्गम, ठीक है, उद्गम और गंतव्य, ठीक है, दोनों स्थानों की आयु और लिंग संरचना के असंतुलित हो जाती है। पुरुष वर्णात्मक प्रभाव के कारण गांवों में स्त्रियों का अनुपात लिंग अनुपात बढ़ जाता है और नगरों में कम हो जाता है। कि इसी प्रकार रोजगार के लिए पुरुष प्रभाव के कारण नगरों में कार्यशील आयु वर्ग का अनुपात बढ़ जाता है और गांवों में यह कम हो जाता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा हुआ, ठीक है, परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है। परमाणु ऊर्जा विखंडन द्वारा परमाणु ऊर्जा पैदा की जाती है। इसके नाभिकीय ऊर्जा भी कहा जाता है, जो परमाणु के नाभिकीय में के परिवर्तन लाकर प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा उत्पादक में उपयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम, क्या बोला जा रहा है, थोडियम गलत दिखाई, ठीक है, वेनेडियम, एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी, ग्रेफाइट इत्यादि खनिज भारत में विभिन्न लोगों के पाए जाते हैं। इन पर आधारित कई प्रकार परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित की गई है, जिनमें तारापुर महाराष्ट्र, रावत भाट राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, ठीक है, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक और कगरापारा गुजरात मुख्य है। चलिए, और 78 नंबर में देखते हैं। 78 नंबर में क्या हो रहा है, इसमें बोला जा रहा है भारत के पवन ऊर्जा के संभावना को लिखिए। पवन ऊर्जा, भारत में पवन ऊर्जा के विकास में अपार संभावना के अस्थायी वायु प्रणालियों और मानसून पवनों का ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त स्थानीय हवाओं की स्थलीय और जलीय पवनों और विद्युत पैदा करने के लिए किया जाता है। भारत के तटीय क्या बोला जा रहा है, मतलब पवन ऊर्जा। अब यहाँ देखिए, पवन ऊर्जा उस जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा हवा तेज से चलते हैं। कितना हवा कम से कम चलना चाहिए, आए देखते विद्युत पैदा करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। क्या बोला जा रहा है, तटीय भागों में पवन तेज गति से चलता है, अतः इनके पास महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिनमें 45
मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 250 वायु चालित टरबाइनों की स्थापित की जाती है, जो 12 अनुकूल, ठीक है, 12 अनुकूल सागर तटीय क्षेत्रों में लगाई जाती है। इनमें 3,000 मेगावाट विद्युत का उत्पन्न किया जाता है, किसमें, पवन चक्की में। सकेगा खनिज तेल पर निर्भर करता है और कम करने के लिए पवन ऊर्जा की विकसित किया जाता है। आगे पूछ रहा है क्या, भारत में सौर ऊर्जा की स्थापित का वर्णन करें। सौर ऊर्जा जानते हैं ना, सोलर पैनल, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा कोयला पेट्रोलियम के नाभिकीय ऊर्जा से अधिक लाभ होता है और प्रभावी है। भारत के एक उष्ण कटिबंधीय देश है जहां सूर्य का प्रकाश तीव्र रहता है, अतः भारत में सौर ऊर्जा की विकास असीम है। संभावनाओं है, एक सेकंड, संभावना है कि प्रति वर्ग की किमी क्षेत्र में 20 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादक है। संभावना कि गुजरात में भुज के निकट इसका सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया है। राजस्थान में इसकी विकास की संभावना है। भारत में घरेलू उपयोग के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। इसका उपयोग हो रहा है लद्दाख और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी यह विकसित है। सोलर ऊर्जा जानते हैं, जो सोलर पैनल जो घर में लगाते हैं, आजकल तो हो रहा है घर में भी यूज। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा के विकास का एक संक्षिप्त विवरण लिखे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। तो प्रभावित पवन ऊर्जा के उत्पन्न पवन के ऊर्जा कहा जाता है। यह प्रदूषण मुक्त है और ऊर्जा का असामान्य स्रोत है। भारत में लगभग 23,000 मेगावाट पवन ऊर्जा के उत्पादक क्षमता के देश में लगभग 90 स्थानों पहचान पवन ऊर्जा केंद्र के रूप में की जाती है। स्थानीय गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, घरेलू केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में स्थित है। गुजरात के कच्छ, ठीक है, कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा यंत्र है, पवन ऊर्जा बोला जा रहा है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहीं भी मिस्टेक कुछ भी आता है तो थोड़ा सा प्लीज़ आप अपने से एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हम लोग उतना एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो बाकी का चीज़ ख्याल दिमाग से उतर जाता है, तो हम लोग थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, तो आपको भी कर लेना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसका PDF तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।